देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस को अब अपना एक नया प्रेसिडेंट मिल गया है जो कि गैर कांग्रेसी है और करीब 24 साल बाद ये हुआ है। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया हुई, बैठकों के बहुत दौर चले और अंत में एक चुनाव हुआ जिसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और खड़गे जी ने ये चुनाव जीता और अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो चूंकि बहुत समय बाद कांग्रेस के अध्यक्ष गैर कांग्रेस फैमिली से, गैर गांधी परिवार से बने हैं, तो इसलिए इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत मन में लोगों के सवाल है। हमने भी कई बार इस पर शो किया कि कौन होगा, कैसे होगा, किस तरीके से वो कांग्रेस चला पाएंगे, क्योंकि एक सामान्य परसेप्शन में लोग मानते हैं कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। लेकिन अब एक ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो गांधी परिवार से नहीं है लेकिन उनके बहुत करीबी हैं और बहुत अनुभवी हैं। बहुत लंबे समय तक वो सत्ता में रहे हैं, बहुत बार के विधायक हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो आगे कांग्रेस के लिए क्या दशा दिशा बनती है, 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस के लिए क्या संदेश होंगे, किस तरीके से बदलाव होंगे, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का क्या रोल होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों के मन में है। इसी पे हम आज बातचीत करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस को नया फुल टाइम अध्यक्ष मिल गया है। वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 मतों से हराया। चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट जबकि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखा। खड़गे को बधाई देने के लिए कांग्रेस नेताओं का तांता लग गया। सोनिया गांधी ने खुद खड़गे के घर जाकर उन्हें बधाई दी। खड़गे ने अध्यक्ष के रूप में अपनी प्राथमिकता बताने के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर हैं। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। चुनाव जीतने के बाद खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने की अपील भी की। खड़गे ने बताया कि राहुल ने उन्हें फोन करके बधाई दे दी है। मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूंगा और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस में अपने रोल को लेकर राहुल गांधी ने भी सफाई दी। I am very clear as far as my role is concerned. The Congress president will decide what my role is and how I am to be deployed. चुनाव नतीजों के बाद शशि थरूर ने खड़गे के घर जाकर उन्हें बधाई दी। थरूर के मुताबिक नया अध्यक्ष मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं। मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी जरूरी है। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं में नया उत्साह दिख रहा है। वो इसे कांग्रेस में नए बदलाव की तरह देख रहे हैं। चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी और सशक्त होगी और उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद आप कांग्रेस पार्टी के एक नया रूप धारण होते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस
के नए अध्यक्ष के तौर पर खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से है। सवाल है कि क्या खड़गे इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधार पाएंगे? कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी ने पार्टी की काफी किरकिरी की है। क्या खड़गे नाराज नेताओं को मनाकर अंदरूनी कलह खत्म कर पाएंगे? खड़गे गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। क्या खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर फ्री हैंड मिल पाएगा या फिर कांग्रेस में बैकडोर से गांधी परिवार की दखलंदाजी दिखाई देगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। और खड़गे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हमारे CNBC आवाज़ की तरफ से उनके नए कार्यभार के लिए, नए रोल के लिए। विनोद अग्निहोत्री जी, अब एक तरीके से स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि अब आ गई है, अध्यक्ष जी बन गए हैं, तो जो एक जनरल परसेप्शन के सवाल मनों में लोग घूमते रहते हैं उन्हीं को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खड़गे जी अब एक नई कांग्रेस जोश से भरी हुई, नए रंगरूप वाली, नए कलेवर वाली खड़ी करेंगे? देखिए, खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, निर्वाचित अध्यक्ष बन गए, 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना है। ये सारी बातों पर हम लोग कई सुबह से चर्चा कर रहे हैं। जहां तक ये कहना कि नई ऊर्जा, नया वो, आज की जो घटना है निश्चित रूप से इसने कांग्रेस के अंदर एक नए तरह के उत्साह का संचार तो किया है, क्योंकि जब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो पार्टियों के अंदर उससे एक एक्टिविटी आती है, जड़ता खत्म होती है, जड़ता टूटती है। तो आज की घटना ने जड़ता तोड़ी है और पार्टियों, देश के अंदर जो एक लगातार एक नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ ये बन रहा था कि ये एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार चला रहा है, सोनिया गांधी के अलावा 1.5 साल के राहुल गांधी बन गए, फिर सोनिया गांधी आ गई, और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता ये भी कहते थे कि देखिएगा हम तो नोट करके रख लीजिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। उन सब धारणाओं को कांग्रेस ने गलत साबित कर दिया और वो नैरेटिव जो था वो खत्म हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम से चमत्कार हो गया और खड़गे जी आ गए और गिली चू करके कांग्रेस एकदम से वो जैसे जादूगर करते हैं बूढ़ी कांग्रेस जवान हो जाए, वो ऐसा नहीं है। उसके लिए खड़गे जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उनके सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं, देखिए विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है वो तो चुनौतियां कांग्रेस के सामने है, अध्यक्ष के नाते खड़गे जी के सामने भी होंगी। और गुजरात और हिमाचल तो चुनाव चूंकि हो ही रहे हैं, हिमाचल का तो शुरू हो गया और गुजरात की भी तारीख घोषित होने वाली है। इससे खड़गे जी का टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा खड़गे जी का 2023 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो चुनाव होंगे उन पर खड़गे जी की पूरी संगठन क्षमता और योग्यता की परीक्षा होगी। खड़गे जी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो देश भर में फैले हुए हैं उनके भीतर ये विश्वास पैदा करना कि भाई हम बीजेपी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। नंबर 1 ये विश्वास पैदा करना, और दूसरा जो जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का बाकायदा बाहर जाने की जो एक प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगे, वो अब लोग बाहर न जाकर के पार्टी के भीतर काम करें, तमाम कारणों से जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको वो दूर करें। और दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि हमला अब ये होगा कि वो रिमोट कंट्रोल में, और रिमोट कंट्रोल वाला तीर अब चलेगा विरोधियों की तरफ से, रिमोट कंट्रोल है तो रिमोट कंट्रोल वाले धारणा को कैसे वो उसके खिलाफ जो है उस धारणा को डाइल्यूट करेंगे, खत्म करेंगे। और साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कि पार्टी के ऊर्जा स्रोत और केंद्र है, सर्वोच्च नेता है, क्योंकि हर पार्टी में एक लीडर होता है, एक संगठन का अध्यक्ष होता है, और ये पुरानी कांग्रेस के अंदर भी रहा। इंदिरा गांधी लीडर थी, तमाम अध्यक्ष बने, अटल जी नेता थे, तमाम अध्यक्ष बने, मोदी जी नेता है, अध्यक्ष नड्डा जी हैं, नीतीश कुमार नेता है, ललन सिंह अध्यक्ष हैं। तो ये सब पार्टियों, तो खड़गे जी पार्टी के संगठन प्रमुख है, नेतृत्व सर्वोच्च नेता जो है वो लीडर पार्टी के राहुल गांधी उस प्रक्रिया में भारतीय जोड़ो यात्रा के तहत चल रहे हैं। तो कैसे वो राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ तालमेल बिठा करके, मशविरा करके कि उनकी अनदेखी भी ना हो और ये मैसेज भी देना है कि खड़गे जी रिमोट कंट्रोल है, इसका फैसला ये सब पता लगेगा जब कार्य समिति का गठन होगा, जब पदाधिकारियों का गठन होगा, जब राज्य की इकाइयों का गठन होगा, तो उन सबसे चीजें सामने आएंगी। ये खड़गे जी की बड़ी चुनौतियां हैं। और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कुछ तो चले गए बाहर, जो बचे हुए हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और तमाम सारे दिग्गज नेता जो हैं,
उनको भी साधना है। आनंद शर्मा जो G23 के नाम पे थे कि कैसे उनको साधे, तो एक तरह से उनको बड़ी संतुलनकारी भूमिका में रहना है। और दूसरा, उनको तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संवाद और संपर्क बना करके 2024 के लिए एक कांग्रेस के लिए मुफीद एक वातावरण तैयार करना है। ये उनके सामने चुनौतियां हैं, जिसके लिए खड़गे साहब, अब मुझे लगता है, क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको नीरज जी, खड़गे साहब की संगठन क्षमता और लड़ने में जुझारू है वो, ये हम लोग लोकसभा में भी देख चुके लगातार कि जब कांग्रेस के 44 सांसद थे और उसमें भी 15-20 बड़े जो वीआईपी सांसद थे वो तो आते नहीं थे अब तक, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नाम है, उसके बावजूद खड़गे जी जो है 312 सीटों वाले एनडीए से बाकायदा मुकाबला करते थे और पूरी तरह से जो है विपक्ष का पॉइंट रखते थे। तो लड़ाकू है, राज्यसभा में भी लड़ते हैं, वो सब कुछ है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि मजबूत है, कांग्रेस के रैंक एंड फाइल से आए हैं, वो कोई पैराट्रूपर नहीं है। तो ये सब उनके प्लस पॉइंट है। और जो सबसे बड़ा नैरेटिव है कि साहब साधारण घर, गरीब घर, बीजेपी बार बार कहती है साहब हमारे यहाँ गरीब घर के कार्यकर्ता को मौका मिलता है, तो वो भी गरीब घर से आए, मिल मजदूर के बेटे हैं, जी सर, दलित समाज से आते हैं। तो ये सब उनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस उनकी यही होगी कि कैसे वो संतुलन बनाए, और जो कोटरी जो है राहुल जी की या सोनिया जी की, जो लोग अपने को मानते हैं मोर लॉयल देन किंग, उनको साथ कैसे निपटे और कैसे संतुलन निभाएं, जी विनोद जी, इस आधार पर खड़गे जी का जो है मूल्यांकन होगा। बिल्कुल ठीक विनोद जी, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई, क्या क्या चुनौतियां होंगी, और उनकी अलग तरह के स्वॉट एनालिसिस कर दिया आपने उनका। मेरा सवाल ये है कि सर आप तो मतलब कितना बहुत हमसे, हमारी जितनी उम्र होगी शायद उससे उतना आपका अनुभव है कांग्रेस को, सब चीज़ों को देखने का। अब मुझे ये बताइए कि ये जो चुनौतियां हैं इससे वो डील कर पाएंगे कि नहीं, असली सवाल ये है, आप अपने अनुभव से बताइए मुझे। नहीं, मुझे लगता है खड़गे जी डील कर ले जाएंगे, जहां तक अनुभव की बात आप कर रहे हैं, मेरा ये है कि वो डील कर ले जाएंगे। और इसीलिए देखिए वो कर्नाटक की राजनीति में रहे, कर्नाटक में तमाम गुट हैं, सिद्धारामैया गुट और डीके शिव कुमार गुट, और ये खड़गे जी उन गुटों से ऊपर रहे वहां भी, और लगातार वो तमाम जिम्मेदारियों पर रहे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, ना भ्रष्टाचार का, ना भाई उस तरह का जिस तरह के आरोप लगते हैं, गुटबाजी का भी कोई आरोप नहीं लगा। तो मुझे लगता है उनके अंदर एक संतुलनकारी एक स्वभाव है उनका, और चूंकि वो विश्वस्त हैं गांधी परिवार के, ये भी एक उनका वो है, विश्वस्त होने का भी उनको लाभ मिलेगा। और तो मुझे गांधी परिवार की छाया अभी भी रहेगी? नहीं, छाया तो रहेगी, अटल जी की छाया बीजेपी में हमेशा रही, मोदी जी की छाया बीजेपी में, नीतीश कुमार छाया जनता दल में है। तो जो सर्वोच्च नेतृत्व होता है उसकी छाया तो रहती ही है, उस पद में रहे चाहे ना रहे। ये तो भाई, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी परिवार ही तो कुछ चुंबक है कांग्रेस पार्टी का, चाहे उसको आप जो भी कहें। आज भी कार्यकर्ताओं के मन में 416 वोट जो रिजेक्ट हुए, उनमें बहुत सारे वोट इसलिए रिजेक्ट हुए कि राहुल गांधी लिख दिया था, तो रिजेक्ट हो गए वोट। तो वो तो है ना, उसको कोई खड़गे जी या अशोक गहलोत या कोई शशि थरूर कोई अध्यक्ष बनता है, वो एकदम से रातों रात नहीं बदल सकता ना, वो तो रहेगा। इसलिए गांधी परिवार से मुक्त होकर के, गांधी परिवार से अलग होकर के टकराव के रास्ते पर चलने की मुझे लगता ना समझी खड़गे जी नहीं करेंगे, वो संतुलन साध करके ही चलेंगे। जी प्रदीप सिंह जी, बहुत सारी बातें अभी विनोद जी ने बताई, उसमें से एक चीज़ मैं आपसे जैसे अभी हमने पूछा बीच में कि एक तो ये कि ठीक है गांधी परिवार सबसे प्रमुख है और उनके निर्देश तो मैं नहीं कह सकता, शब्द गलत होगा शायद, उनके सलाह मशविरा से, उनकी बातचीत से, उनके कंसेंसस से कामकाज चलेगा। तो जो एक परसेप्शन के तौर पे लोग कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होंगे या फ्रंट होंगे, अब उनके कहने पे ही सारे काम होंगे, इस छवि से मुक्त हो पाएंगे क्या? नहीं नीरज जी, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को गांधी परिवार की आदत है, और इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है पार्टी की वहीं से आती है। अगर वोट दिलाने की आज भी किसी में क्षमता है तो इस परिवार के सदस्यों में ही। अब एक लिटमस टेस्ट, अगर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और उसको एआईसीसी 2 ऑप्शन दे कि आपके चुनाव क्षेत्र में हम इन दो में से किसी एक नेता को भेज सकते हैं, कार्यक्रम लगा सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, किसका नाम लेगा? तो मेरा मानना है कि जो नेता है उसको नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी सामान्य स्थिति में नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में आप किसी को अध्यक्ष बनाए बदलते रहें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के सामने अस्तित्व की चुनौती, ऐसे में नेता का, नेतृत्व का की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है, संकट के समय। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी को या तो अध्यक्ष बनना चाहिए था, अध्यक्ष नहीं बने तो कम से कम उनको लोकसभा में नेता, कांग्रेस का नेता बनना चाहिए।
लेकिन उनका पार्टी का अपना मामला है, क्या करते हैं। देखिए, खड़गे साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनको कठपुतली न माना जाए। लेकिन ऐसा है कि जहां ताकत होगी वहीं से उनको ताकत लेनी पड़ेगी, यानी गांधी परिवार से। वो गांधी परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे, तब टेस्ट होगा कि वो कठपुतली है कि नहीं। अगर कोई इंडिपेंडेंट फैसला लेने की कोशिश करते हैं तब पता चलेगा। किसी भी पार्टी में, बीजेपी में, अगर जेपी नड्डा ये कोशिश करें कि वो अपना फैसला सुनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे, तो क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वही स्थिति कांग्रेस में होगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पीछे देख रही है। एक मौका था किसी युवा को नेतृत्व सौंपने का, जो भाग दौड़ कर सके, लोगों से संपर्क कर सके, पूरे देश का भ्रमण कर सके, पूरे देश में जगह जगह राज्यों में जा सके, कार्यकर्ताओं को जगा सके, उनको जो है उनमें ऊर्जा भर सके। ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। मुझे लगता है कि खड़गे जी का बनना एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये लोकसभा चुनाव तक के लिए। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, 14 और 19। अगर अभी राहुल गांधी अध्यक्ष बनते तो ये हार की हैट्रिक होती, और वो राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए अच्छा नहीं होता। तो 2 चीजें हुई। एक तो राहुल गांधी को 24 की संभावित या आशंकित हार के दोष से बचा लिया। दूसरा ये है, ये जो आलोचना हो रही थी कि परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष नहीं होता, 24 साल से परिवार के ही लोग अध्यक्ष हैं, परिवारवाद का जो आरोप था, उसका एक जवाब कांग्रेस के पास आ गया है तर्क के लिए। वो कितना प्रभावी होगा, लोग इसको कितना स्वीकार करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी कांग्रेस पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति जो है कांग्रेस पर काबिज है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे पहली चुनौती उनके सामने, जिनकी ताकत से वो अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं की है कि उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। अगर, क्योंकि सामंजस्य बिठाना किसी एक व्यक्ति से होता, राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से या प्रियंका गांधी से, तो आसानी होती। यहाँ 3 पावर सेंटर, तीनों को साधना है। अब वो कितना साध पाते हैं, उनका अनुभव है, कर भी सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा अगर तीनों पावर सेंटर्स की डिमांड अलग अलग हो या परस्पर विरोधी हो। वैसे समय में जो है उनका असली उनकी परीक्षा उसी समय हो। अबे सर, क्या ये एक कांटों भरा ताज है क्या? देखिए, प्रदीप जी ने और विनोद जी ने सारी जो बातें कही जा सकती थी सब कह दी हैं। इस मामले में समीक्षा पूरी हो चुकी है, लेख पूरा लिखा जा चुका है। अब ज्यादा उसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। और ये निश्चित रूप से कांटों भरा ताज है। अगर मैं आपकी बात को जवाब दूं, बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, मैं तो इससे और भी आगे बढ़ के कहता हूं कि ये तीनों जो कांग्रेस के आला कमान के 3 जो बड़े सदस्य हैं, इन तीनों के अपने अपने इको चैम्बर भी हैं। इन तीनों के अलग अलग अपने सलाहकार मंडल हैं, जो लगातार उनके कान में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कोई ना कोई सुझाव देते रहते हैं। नेताओं को इस तरह के सलाहकारों की जरूरत होती है, ऐसे लोग जिनके कान में फुसफुसा के कोई राय दे दें। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने समस्या ये होगी कि ये जो फुसफुसा के उन्हें राय दी जा रही है, उनका अपना जो इको चैम्बर है, जिसके अंदर वो बहुत सी चीजें तय करते हैं, उसके साथ में वो अपनी गतिविधियों का तालमेल कैसे बैठाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी एक फौरी समस्या है। देखिए, उधर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इधर 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। दोनों राज्य महत्वपूर्ण है। गुजरात, जहां कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में अभी कांग्रेस की चुनावी मुहिम ठीक से शुरू ही नहीं हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता, शायद प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में गई हैं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी वहां 4 या 5 बार जा चुके। और गुजरात में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस के आला कमान का कोई सदस्य या कोई बड़ी हस्ती गुजरात में गई भी है। तो खड़गे को सामने जिस तुरंत करने वाला काम यह है कि इन दोनों राज्यों में कैसे वो कांग्रेस की चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा को बीच में छोड़ के चुनाव लड़ने तो नहीं आएंगे, गुजरात उनके रूट में आता भी नहीं है। तो यात्रा कर किस लिए रहे हैं सर? नहीं, देखिए, यात्रा करना उनका एक ऐसा निर्णय है जिसके जरिए वो कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि जो जनसंपर्क में लगी हुई है। तो ये उनका मकसद है। मेरे ख्याल से वो कहा जाए या ना कहा जाए,
मेरी अपनी समझ ये है कि कांग्रेस को जनसंपर्क की राह पर चलाना और यात्रा की तपस्या करके लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना, जनता के साथ जुड़ाव का उदाहरण पेश करना, ये उनका मकसद है। उसमें कितने सफल होंगे, कितना लाभ होगा, एक अलग बात है, लेकिन उसका मेरे ख्याल से उद्देश्य ये है उस यात्रा का। सर, आपने उपसंहार के जरिए ना पूरी दिशा बदल दी। जो बात अग्निहोत्री जी ने कही थी और प्रदीप जी ने कही थी, मतलब इसी बात को आपने आगे बढ़ाया और उपसंहार रखा। यूसुफ भाई ये बताइए कि जो बात अभी छोटी सी बात और जोड़ दूं। हाँ सर, जोड़ दीजिए। जब आप अशोक गहलोत के संदर्भ में कांग्रेस की अध्यक्ष की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने पहला वाक्य उस वक्त ये कहा था आपके कार्यक्रम में कि अध्यक्ष कोई भी हो, बॉस राहुल गांधी रहेंगे, आपको याद होगा। बिल्कुल सर, एकदम अंडरलाइंड है ये याद है मुझे। इस बात पे कोई भी असहमत नहीं होगा। नहीं, असहमत नहीं हो सकता, सही बात। हाँ, उनकी पूरी शक्ति और उनके पूरे अधिकार, हाँ, उनकी गतिविधियों की सीमा, ये सारी की सारी गांधी परिवार के जरिए तय की जाएगी, निर्धारित की जाएगी, और कांग्रेस के संदर्भ में ये एक स्वाभाविक बात है। ऐसा ही वहां पर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं रप्चर, एक बहुत बड़ी विच्छिन्नता कांग्रेस में पैदा हो जाएगी, जिससे कांग्रेस नहीं उभर पाएगी। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इतनी कवायद, इतना इंतजार, इतना हम लोग चर्चा करें, तो वो एक रस्म थी जो हो गई है। बाकी पार्टियों भी ऐसा ही होता होगा। नहीं, इसको रस्म कहना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से और थोड़ा हमदर्दी के साथ इस पूरे मसले को देखना चाहिए। भारत में पार्टियां चलाने की यही विधि है, परंपरा है, परंपरा से सही ठप से। पार्टी नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां पर कोई जरूरी नहीं है कि जो पार्टी का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता हो। प्रदीप जी और विरोध जी भी इस बात को कह चुके हैं, इसी बात को मैं भी दोहरा रहा हूँ। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जो जरूरी नहीं है कि बहुत ताकतवर नेता ही उसका अध्यक्ष भी हो। नहीं सर, विनोद जी, अभय जी, कोई और हो सकता है। ये अभय जी, विधि है। इसी तरह भारत में तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल चल रहे हैं। बिल्कुल है, परंपरा है, रस्म की बजाय परंपरा शब्द के लिए ये जो भी अच्छा शब्द है। लेकिन ये चर्चा हम लोग इसलिए करिए, बहुत बार हुआ कि लीडरशिप की एक क्राइसिस है, इसलिए हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं कि कोई एक अध्यक्ष है जो डिसीजन मेकिंग करे, सब कुछ करे, जिससे कि चूंकि कांग्रेस उस स्थिति में उसको एक एनर्जी, एक बूस्टर चाहिए, जिससे कि वो एकदम से फोर फ्रंट पे लड़ती हुई दिखे। यूसुफ भाई, क्या अध्यक्ष जी, जो अभी अभय जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फौरी जरूरत है कि आप 2 राज्यों में जो चुनाव खड़े हैं 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं, माफ कीजिएगा, 1 महीने के अंदर, उसमें आप अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से फ्रंट फुट पे दर्ज कराएं। तो क्या वो, अब चूंकि वो यात्रा तो बन चुकी है कि एक सीधी लाइन, कई बार कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी की एक लाइन सीधी खींचे, उसी में चलेगी यात्रा, वो यात्रा क्या थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकती है? ये मल्लिकार्जुन करेंगे जी क्या? नहीं, देखिए, राहुल गांधी तो पहले ही साफ कह चुके हैं कि साहब ये जो यात्रा है इसका राजनीति से और पार्टी की गतिविधियों से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के राजस्थान में एक सियासी ड्रामा चल रहा था, उस दौरान जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि साहब दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है वो सेकेंडरी है, मेन शो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का पार्टी की गतिविधियों से या आने वाली जो चुनाव होंगे उससे सीधा ताल्लुक नहीं है। वो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी खुद को रिब्रांड कर रहे हैं, रिब्रांडिंग अपनी वो कर रहे हैं, खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं। जनता से जो राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया पिछले 7-8 साल में कि भाई उनका जनता से कनेक्ट टूट गया है और वो विदेश में ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि वो लोगों से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जो लोगों से सीधे अपने आप को जोड़ता है उसे पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है। पहले इसके तमाम उदाहरण हमारे पास हैं, उसका नाम गिनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो राहुल गांधी तो उस कोशिश में कर रहे हैं, जैसे कि अभय जी ने भी कहा और बाकियों ने भी कहा कि ये बात पहले भी कही गई कि साहब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल गांधी बॉस रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। दिग्विजय सिंह उसके मास्टरमाइंड हैं, उसके पूरे कामकाज उन्होंने देखा है कि राहुल गांधी उस पोजीशन में आ गए हैं कि जहां जिस पोजीशन पे कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे कि वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन बॉस वो ही रहे महात्मा गांधी जब तक रहे। तो उस पोजीशन में राहुल गांधी अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से वो लोग उससे राहुल गांधी से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए एक अच्छे संदेश हैं। और अगर कांग्रेस के लिए वो अच्छे संदेश नहीं होते तो बीजेपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इतनी ज्यादा तिलमिलाहट नहीं होती। अब इस बात के गुजरात के और हिमाचल के चुनाव में जी एक सवाल मैं जोड़ दूं, आप इसे कंटिन्यू करिएगा।
जो भी यात्रा वो कर रहे हैं देश जोड़ने के लिए, वो कह रहे हैं चुनाव से नहीं जुड़ी, ये सब ऑप्टिक्स होता है। अंत में चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा मकसद होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो अभी जो सबसे तात्कालिक ज़रूरत है, जो जहाँ पे उनकी सरकार बनते बनते पिछली बार रह गई थी कुछ ही सीटों से, अगर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हिमाचल में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो क्या 24 के लिए आप अभी तैयारी करें, बाकी सब छोड़ छाड़ के लग गए, या अभी देखेंगे बाद में? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके जरिए कि फिर मल्लिकार्जुन जी, अभी राहुल जी की हमने बाइट में चले, उन्होंने कहा कि जो हमें आदेश अध्यक्ष जी देंगे मैं वही काम करूँगा। तो अध्यक्ष जी ये कह सकते हैं कि भाई जरा इधर अभी जो महीने भर में हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए? हाँ, वो कह सकते हैं, अध्यक्ष के नाते खड़गे राहुल जी को कह सकते हैं कि आप चुनाव में आइए, और राहुल गांधी को उनकी बात माननी पड़ेगी। आप कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी को समझिए कि जो अभी बात, कई सारे बिंदु आए, आपने भी क्वेश्चन उठाया, रिमोट कंट्रोल वाला आया, तो ये तो कांग्रेस ने एक तरह से विपक्ष के हमले की धार को अभी कुंद कर दिया है। देखिए, इधर अध्यक्ष का चुनाव खड़गे जीते, उसका ऐलान हुआ, उधर तुरंत राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया आपकी क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा साहब तो खड़गे जी से पूछे, अध्यक्ष तो वो है, मेरी भूमिका क्या होगी वो तय करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट किया। दूसरी बात, जो अहम चीज़ है, आज की पिक्चर्स और छोटी छोटी वीडियोज़ बहुत सारे संदेश देती हैं। खड़गे जी जब चुनाव जीते तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके घर बधाई देने के लिए पहुंची। तो ये एक बड़ा संकेत था कि अब कांग्रेस में जो कमान है वो खड़गे के हाथ में रहेगी, और 10 जनपद से पावर शिफ्ट कांग्रेस का हो चुका है, अध्यक्ष का हो चुका है। कल परसों में खबर आ जाएगी कि साहब कांग्रेस मुख्यालय में जहां राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड हटेगा, वहां पर खड़गे जी का नाम लिखा जाएगा, और 24 तारीख को आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी खड़गे जी को आके कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार सौंपेंगे। तो ये विजुअल अपॉर्चुनिटी चलेगी, इन सबके जरिए कांग्रेस एक संदेश देती रहेगी। जहां तक बात है राहुल गांधी की भूमिका की, राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस में तय है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और अभी पैनल पे जो मौजूद है, सब वरिष्ठ पत्रकार, सब मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। इनका मानना भी और मेरा भी मानना ही है कि राहुल गांधी की भूमिका तय है। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं। 2017 दिसंबर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जुलाई 18 में एक CWC का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस का संविधान ये कहता है कि साहब CWC में किया गया कोई फैसला या पारित किया गया कोई प्रस्ताव, उस CWC के ही फैसले से पलटा जा सकता है। तो वो तो अभी कायम है अपनी जगह पर, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। और कांग्रेस के सब नेता इस बात को कहते हैं कि साहब कांग्रेस में जो नेता हैं वो राहुल गांधी है, तो उनकी स्थिति स्पष्ट है। अब इस स्थिति पर खड़गे भी मोहर लगा देंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो बात अब आती है कि साहब कांग्रेस को जो जीत की एक दरकार है, लगातार कांग्रेस 2014 में लोकसभा चुनाव हारी, फिर 19 का हारी, इस बीच कई राज्य उसके हाथ से छिने। सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की जीत के अलावा कांग्रेस के पास उपलब्धि के नाम पे कुछ और नहीं है, लगातार हार रही है। तो इस हार के रास्ते से हटाकर खड़गे उसे जीत के रास्ते पे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अभी हिमाचल और गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं नहीं मानता कि साहब खड़गे साहब की बहुत ज़्यादा भूमिका होगी, क्योंकि खड़गे जी के चुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने से पहले वहाँ चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ज़्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया से पहले सारे फैसले वहाँ हो चुके हैं। गुजरात में अगले हफ्ते चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और चूंकि 8 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने मतदान की तारीख तय कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि 8 दिसंबर से पहले ही वहाँ मतदान काउंटिंग इसका मतलब ये है कि 8 दिसंबर से पहले ही गुजरात में भी चुनाव होंगे, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और इनके नतीजों को खड़गे साहब के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से जोड़कर देखना, मेरे ख्याल में उनके कामकाज के साथ नाइंसाफी होगी। गुजरात में तो 1985 के बाद कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती नहीं है, तो और वहाँ एक बार यूसुफ भाई ये ठीक है, मतलब एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार 15 दिन के अंदर किसी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये गुजरात चुनाव या जो भी परिणाम हो वो क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, लेकिन वैसा दिखना चाहिए, करते हुए दिखना चाहिए। अग्रतो जी, क्या ये जो जीत का जुनून हम लोग देख रहे थे ना कांग्रेस के अंदर, वो पैदा होना चाहिए, वो तमाम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इफ बट लगा रहे हैं आप अपने। तो आपने बहुत सारी चुनौतियां गिनाई, उसमें हर एक में इफ बट लगा हुआ है। देखिए, इफ बट के बिना तो बातचीत होती नहीं है। अभी क्या है कि यूसुफ भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूसुफ भाई, मैं विनोद जी से मैंने पूछा, मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा अभी। जी विनोद जी, देखिए, हम सारे लोग जो है कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं अपने अपनी तर्क शक्ति और तथ्यों के आधार पर। तो इफ बट तो लगाएंगे ही, तो क्योंकि इफ बट लगा करके ही अपनी बात कहेंगे। लेकिन देखिए,
ये जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये एक पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हुई। आप देखिए कि हम लोग जाया करते थे, अब उधर में तो बहुत दिनों से कांग्रेस के दफ्तर काफी दिन बाद एक दिन गया था, मतलब उजाड़ पड़ा रहता था बिल्कुल। जिसको कहते हैं कोई आप गए किसी कमरे में कोई बैठा है कोई नहीं बैठा है, एक जमाना था कि रौनक होती थी। आज कम से कम उस कांग्रेस के दफ्तर में ढोल तमाशे और बाजे गाजे पटाखे का माहौल दिखाई पड़ा। तो ये एक संकेत होता है कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करती हैं। वो जो सुस्त पड़े हुए वो तो कम से कम एक उनके अंदर उत्साह आया। ये सब दृश्य आपको बीजेपी में खूब मिलते रहे लगातार, चूंकि लगातार पार्टी जीतती है और वहां पर उसका होता है। अगर नगर पंचायत के भी चुनाव भी जीती तो भी बीजेपी का टेस्ट होता है, और लोकसभा और विधानसभा में तो होता ही होता है, मोदी जी खुद जाते हैं। कांग्रेस में नहीं होता था, लेकिन आज जिस तरह से वहां हो रहा था तो उसको देख करके याद आया पुराने दिनों का जब कांग्रेस जीतती थी। तो एक तो पहली बात यह है कि कम से कम कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद ये टकी कि भाई एक अध्यक्ष आया। सोनिया जी से तमाम श्रद्धा होने के बावजूद कार्यकर्ता ये मानते थे कि भाई उनकी शारीरिक और स्वास्थ्य की स्थिति वैसी नहीं है कि वो एक्टिव टाइम दे सके, इसलिए खड़गे जी जो है अब आ गए। दूसरी बात यह है कि हम खड़गे जी को बहुत शायद कम करके आंक रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो युवा होना चाहिए था अध्यक्ष, ठीक है, युवा होना चाहिए था, सबको अच्छा लगता है युवा होता। अब उनके मुकाबले शशि थरूर थे, अब युवा भी थे अपेक्षा, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया उनका इंटरनेशनल छवि रही है, सब कुछ उनके साथ, और उनकी एक लोकप्रियता भी है खास करके मध्य वर्ग में और महिलाओं के बीच में और सबके बीच में। तो लेकिन संगठन के नाम पर उनका अनुभव बिल्कुल शून्य है। उन्हें वार्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी और कैसे क्या, ये सारी चीजें जो है इस मामले में खड़गे जी उनसे 20 है। तो खड़गे जी के रूप में ठीक है, उनकी उम्र 80 साल की है, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस जिस पोजीशन पे है, ट्रांजिशन फेज में है, ऐसे में उसको एक ऐसा नेता चाहिए था जो सब कुछ छिन्न भिन्न न करे। क्योंकि अभी आपने सब छिन्न भिन्न करने वाला नेता अगर बना दिया तो पता लगा बिखर तो सब गया, बना कुछ नहीं। अभी उनको ऐसा नेता चाहिए था कांग्रेस को। राहुल जी तो एकदम युवा थे जब अध्यक्ष बना दिए गए थे। यार मैं आपकी बात कर रहा हूँ। राहुल जी जब अध्यक्ष बनाए गए तो राहुल जी के नेतृत्व में लगातार तीन चुनाव जीती कांग्रेस। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बीजेपी से जीते नहीं, छीना बीजेपी। तो इसका मतलब युवाओं की क्षमता पे शक नहीं किया जा सकता सर। नहीं, क्षमता पे शक नहीं कर रहा हूँ, तब की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है। तब चढ़ी हुई बुद्धि थी, आज उतरी हुई है। और इस वक्त जो ट्रांजिशन फेज जिस तरह तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, तमाम लोग छोड़ने की कगार पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक परिपक्व नेता चाहिए पार्टी को। कहते हैं जो संक्रमण काल में आप एक परिपक्व नेता की जरूरत होती है, खड़गे जी में वो परिपक्वता है। दूसरी बात यह है कि खड़गे जी की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको मत इग्नोर करिए। भले वो दक्षिण भारत के हैं लेकिन वो दलित हैं, और जगजीवन राम के बाद एक दूसरे दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बन रहे हैं। इसका एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक महत्व है। नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो पिछड़ी जाति के ये कभी नहीं छिपाया जाता, बल्कि इसका बखान किया जाता है ताकि उसका सामाजिक लाभ मिल सके पार्टी को। वही खड़गे जी के साथ भी है कि हम ये नहीं कह रहे उत्तर प्रदेश बिहार में कोई क्रांति आ जाएगी दलितों में, लेकिन एक जो प्रतीकात्मक महत्व है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए आज खड़गे चुनाव हार जाते थे, और कल्पना कीजिए, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगता, अरे साहब कांग्रेस एक दलित को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जगजीवन राम को जिस तरह निकलना पड़ा पार्टी से और साथ खड़गे को भी हरा दिया, वो जो आरोप लगता, और वो पूरे उसके बाकायदा जो है पूरा प्रचार तंत्र सक्रिय होता है उसमें। तो इसलिए खड़गे जी के जीतने से कांग्रेस उस आरोप से भी बची है। और खड़गे जी मिलेंगे, अध्यक्ष के कमरे में बैठेंगे, जो अध्यक्ष कमरा हमेशा बंद रहता रहा है वो खुलेगा, उसमें बैठेंगे। अभी तो समस्या यही थी कि सोनिया 10 जनपद में, राहुल जी 12 तो गगलेन में, प्रियंका जी कहीं और। अब कार्यकर्ता है तो मिले किससे? अहमद पटेल भी हम नहीं है जिनसे बात करते थे। अब कम से कम खड़गे जी से आगे प्रदेशों के नेता और आराम से मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे तो तमाम सारी समस्याएं, शिकायतें, उसका निदान खड़गे जी करेंगे। देखिए आप ये मत सोचिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सुबह फोन करके खड़गे जी को निर्देश देंगे आज ये कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि सारी रोजमर्रा की समस्याएं और मामले अंतर्गत खड़गे जी निपटाएंगे। जब कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कोई नीतिगत फैसला लेना होगा, या कोई बड़ी नियुक्तियों का मसला होगा, वर्किंग कमेटी का चयन होगा, या पार्टी के अंदर कुछ और मान लीजिए उपाध्यक्ष वगैरह बनाए जाने होंगे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी ऐसे मामलों में जरूर अपनी राय देंगे और अपना जो है प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है खड़गे जी वैसे नेता है जो सबको मिला के चलने वाले हैं, और पार्टी को इस समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी
जो सबको साथ लेके चल सके। और शायद खड़गे जी हो सकता है जो नेता बाहर गए उनसे भी बात करें कि भैया आज वापस आ जाओ, पार्टी को मजबूत करो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जहां गए हैं उनको वहां जी नहीं मिल रहा है। ये तो कई सारे मतलब बहुत सारे इनको प्रयास आगे करने होंगे और चुनाव भी बहुत सारे हैं। यूसुफ भाई आप बीच में मैंने आपको रोक दिया था, आप प्लीज वो बात कंप्लीट करें, फिर मैं प्रदीप जी और अभय जी के पास जाऊंगा। देखिए जो बात चल रही थी अभी विनोद जी ने भी कहा, आपने भी पूछा कि साहब इफ बट के साथ आप बात कर रहे हैं, तो देखिए इफ बट तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उसका वोट प्रतिशत जो है वो लगातार गिरता जा रहा है लोकसभा में। तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, सामाजिक दायरा कैसे बढ़ेगा। इधर जो अभी आपने बात कही कि विनोद जी ने बात कही कि भाई उनके बैकग्राउंड को आप मत भूलिए, खड़गे जी के दलित समुदाय से आते हैं और इस बात को जब से उनका नामांकन भरा हुआ था तब से ज़्यादा उछाला जा रहा है। तो आज के तारीख में क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित वर्ग है उसमें बीजेपी ने काफ़ी सेंधमारी कर ली है। और लगातार बीजेपी में आप देखिए जब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था उसके बाद से बीजेपी ने दलित को फोकस किया। उससे पहले अगर आप जाइए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती आरएसएस में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में मनाई गई थी। तो ये पहली कोशिश थी दलितों के भगवाकरण की, उनको अपने साथ जोड़ने की। और इस समय बीजेपी अब देखिए पिछले साल जब गवर्नर बनाए गए, केंद्र सरकार में दलित और पिछड़ों को मौका दिया गया, उसका किस तरह से प्रचार किया गया। तो एक बड़ा तबका जो न बीजेपी के साथ था पिछड़े वर्ग का और ना कांग्रेस के साथ था, वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो इसको कैसे लाए कांग्रेस के सामने, ये बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कांग्रेस में खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे यूपीए सरकार में एक राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसी तरह से एक सामाजिक सलाहकार समिति बनाई जा रही है जो खड़गे साहब को इस पर राय देगी कि साहब ये जो तबका समाज का था, बड़ा तबका पिछड़ा और दलित का, ये बीजेपी की तरफ चला गया, इसे वापस कांग्रेस के साथ कैसे लाया जाए। क्योंकि दलित समुदाय एक जमाने में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा है। कांग्रेस की सियासत का जो वोट बैंक था वो बिल्कुल माना जाता था बीएमडब्ल्यू, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। सर ये समिति किसने बनाई है जो आप बता रहे हैं? कैसे वापस लाया जाए? नहीं बनाई नहीं है, एक प्रस्ताव है। अच्छा, प्रस्ताव बनेगी। ये तय हुआ है पार्टी में कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा उस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल किए जाएंगे। और इसमें कुछ और ऐसे लोग भी जोड़े जा सकते हैं जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो जैसे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह देने के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जो तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे उनमें उनको शामिल किया गया था। तो उसी तरह से कांग्रेस में ये कमेटी बनेगी और ये मुझे लगता है संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। मुझे याद है जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी 1998 में, तब भी कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए थे संगठन में। तब पार्टी में मीडिया डिपार्टमेंट बनाया गया था, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट बनाया गया था, पिछड़ा वर्गों का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक अलग मोर्चा बनाया गया था। और उसके बाद कांग्रेस का दायरा बढ़ा और हमने देखा कि 2004 में सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की। तो अब लगता है कि खड़गे साहब भी उस दिशा में चलेंगे। तो ये मान लेना कि साहब वो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से चलेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है उनके साथ, उनके कद के साथ नाइंसाफी होगी। हमें देखना होगा कि अभी वो चुनाव जीते हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के बतौर पदभार संभाला नहीं है और अभी से हम उनके अगले 3 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करने लगे तो ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जाति उनके साथ नहीं काम शुरू यूसुफ भाई वो इतना टॉक्ड अबाउट ये इलेक्शन था, इतनी चर्चा, इतने सालों से इस पे विचार हो रहा था कि तमाम जो सवाल अध्यक्ष चुनाव होने से पहले हो रहे तो वो सब पूछे जाएंगे। इलेक्शन तो कांग्रेस ने कराया। हाँ। और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, अकेली पार्टी है। चाहे 20 साल बाद हुआ हो इलेक्शन तो कांग्रेस में हुआ। हाँ। और पूरे तौर तरीकों से हुआ, पूरी गाइडलाइन के साथ हुआ। ये हिम्मत कांग्रेस ने दिखाई, जब भी दिखाई है पहले ही कांग्रेस में। और दूसरी बात यह कि शशि थरूर को भी अच्छे वोट मिले हैं। इससे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा 1997 में शरद पवार को सिर्फ 888 वोट मिले थे और उसी चुनाव में राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे। और 2000 में जितेंद्र प्रसाद को 92 वोट मिले थे, 1150 वोट मिले। ठीक है सर यूसुफ भाई, ये अब जो चुनाव सर हो गया 1072 वोट मिले हैं, 11% वोट है काफी। अब चुनाव हो गया और जो कांग्रेस की इतनी आलोचना होती थी, डिसीजन नहीं है, पावर सेंटर्स बहुत हैं, नया अध्यक्ष चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए एक, और विपक्ष को एकजुट करना चाहिए, यही सब सवाल तो पूछे जाएंगे। डेफिनेटली इसका आकलन या इसका परिणाम हमें चुनावों के बाद ही पता लगेगा, तब हम लोग इन सारे सवालों को वेरीफाई कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे
दो सवाल और जो आप लोगों के जरिए मैं जानना चाहता हूँ। एक ये कि क्या आप लोग कह रहे हैं कि नेता बॉस तो राहुल जी हैं और 24 के लिए वही होंगे, तो क्या खड़गे जी एक चैलेंजर के तौर पे मोदी जी के सामने राहुल जी को खड़ा करेंगे, एक कर पाएंगे? दूसरा, विपक्षी एकता भी क्या हो पाएगी, खड़गे जी कर पाएंगे? नहीं, छोटा सा ब्रेक, इसके बाद इसमें बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग आज चर्चा करें, बातचीत करें कि कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष बने हैं उनको लेकर के कि आगे उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और कैसे आगे कामकाज बढ़ेगा। प्रदीप जी, हमने कहा था ब्रेक से पहले कि सर हमें हम एक सवाल और मन में आता है, जो कि आप सभी लोगों ने कहा कि असली चैलेंज तो अब जैसे किसी ने कहा कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसके बाद और 3 राज्यों के हैं, 24 उसके बैक टू बैक लगा ही होगा। तो और राहुल जी डेफिनेटली अभी आप लोगों में से ही कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस तरफ से, तो ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट, एक चैलेंज होने जा रहा है। और इसी के साथ एक और सवाल भी जोड़ देता हूँ, आप दोनों को दीजिए, अलग अलग दीजिए जैसे भी, कि विपक्षी एकता की बहुत बात होती है और हमेशा कहा था कि कांग्रेस उसकी सेंटर पॉइंट होगी, उसकी धुरी कांग्रेस होगी। ये चैलेंज है खड़गे जी के पास, कैसे होगा, कर पाएंगे, क्या है कैपेसिटीज वगैरह? देखिए नीरज जी, इस चुनाव का तात्कालिक असर ये होगा कि 3.5 साल से जो अनिश्चितता बनी थी कि अध्यक्ष कौन होगा, सोनिया गांधी बनी रहेंगी, राहुल गांधी होंगे, और कौन आएगा नहीं आएगा, वो अनिश्चितता दूर। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम प्रेसिडेंट मिल गया है। तो ये 2 पॉजिटिव चीजें हुई हैं इस चुनाव से। बाकी खड़गे जी कोई क्रांति ला देंगे और या कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। जहां तक बात है कि उनके आने से क्या कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव होगा, मुझे लगता है कि ये निर्भर, बड़ा बदलाव अगर होना होता तो सोनिया गांधी के समय में हो सकता था। उनसे ताकतवर तो पिछले 24 साल में कांग्रेस पार्टी में कोई हुआ नहीं, तो उनके रहते हुए नहीं हुआ, तो अब हो जाएगा, उम्मीद करनी चाहिए कि हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई उसका जो है बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अगर वो नेतृत्व के लिए तैयार, अभी तक वो जो है नेतृत्व से कहें कि भागते हुए कहना तो ठीक नहीं होगा, नेतृत्व से बचते हुए दिखाई दिए, वो चाहे लोकसभा में नेता का पद हो चाहे अध्यक्ष का पद। जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, देखिए कोई भी विपक्षी एकता अगर उसकी धुरी कांग्रेस नहीं है तो नहीं हो सकती, या होगी तो उसका कोई मतलब नहीं। जब भी विपक्षी एकता कामयाब हुई है, उसकी धुरी कोई नेशनल पार्टी या मल्टी स्टेट पार्टी रही है, और वो विपक्ष में एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। दूसरी पार्टी एक उभर रही है आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वो अभी बहुत पीछे है, उनका एक भी सदस्य इस समय लोकसभा में नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कोई गठबंधन होगा, पहले मुझे लगता है कि चुनाव पूर्व कोई गठबंधन की संभावना मुझे नजर नहीं आती। अगर कोई गठबंधन होना है तो वो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेताओं के ईगो इतने बड़े हो गए, कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक नेता को मनाइए तो वो कहते हैं वो पार्टी नहीं रहेगी तो अब हम रहेंगे, उनसे दूसरे से कहिए तो वो कहते हैं उनको मत रखिए तब हम रहेंगे। तो ऐसे में कोई एकता हो नहीं सकती, लेकिन अगर एकता होनी है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी, और जब वो बाकी पार्टियां राहुल गांधी को नेता माने, उसके बिना कोई एकता नहीं होने वाली, और उसके बिना किसी एकता का कोई मतलब भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थिति है, जिस तरह की पार्टियों के विचार हैं, व्यवहार है, जो प्रदीप जी एक सवाल आपके पहले जवाब के में मुझे एक सवाल और पूछना आपसे। आपने कहा कि अगर पार्टी संगठन में बहुत बदलाव होने होते तो पहले हो जाते, सोनिया जी की ज्यादा ताकतवर कौन था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप खुद नहीं कर रहे, लेकिन आप बीच में अध्यक्ष जी हैं, तो आराम से हो सकता। क्यों आपको इतना शक क्यों कि नहीं हो पाएगा वो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है कि इसकी संभावना नहीं लगती। जो पिछला है, अतीत को देखकर ही वर्तमान का आकलन कर सकते हैं, भविष्य की संभावना जता सकते हैं। भविष्य में क्या होगा ये मालूम नहीं, हो सकता है बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, तो उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो परिस्थिति है, देखिए कोई पार्टी अगर सत्ता में नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी,
तो किसी नेता को, अपने बड़े नेता को 3 पद दे सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, लोकसभा में नेता का पद, राज्यसभा में नेता का पद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 5 साल, हम लोग शायद भूल जा रहे हैं कि 5 साल वो लोकसभा में नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद अभी वो चुनाव लड़ने से पहले तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। अब ये तीसरा बड़ा पद उनको मिला है। तो 14 से 19 के बीच में उनके दलित होने का, उनके नेता होने का कोई फायदा कांग्रेस को मिला, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए जो है उनके अध्यक्ष बन जाने से परिस्थिति बदल जाएगी। देखिए, कोई समाज के लोग जुड़ते हैं जब आप उनके बीच में काम करते हैं। केवल किसी को प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व सौंपने से कुछ नहीं होता। सबसे ताजा उदाहरण है चरणजीत सिंह चन्नी का। पंजाब में कांग्रेस ने उस समय कहा था ये मास्टर स्ट्रोक है, पूरे देश में जो है दलित जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। आज चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ है, कोई नाम, कोई उनका पता भी नहीं जानता कि है कहाँ। तो इसलिए ये प्रतीकात्मक चीजों का महत्व निश्चित होता है, लेकिन उसके साथ और चीजें हो तब जुड़कर होता है, तब उसका फायदा होता है। केवल ये प्रतीक के रूप में। वैसे भी खड़गे जी पहली पसंद नहीं थे, अशोक गहलोत थे पहली पसंद। तो इसलिए नहीं उनको बनाया गया कि वो दलित थे। अगर ऐसा होता तो वो पहली पसंद होते शायद। जी अभय दुबे जी, यही सवाल आपसे भी है मेरा। देखिए, आज हम भले ही ये सवाल हमको लगे कि अरे बहुत टू अर्ली टू आस्क वाली बात है, लेकिन अभी देखिएगा 2-4-6 महीने बाद चर्चा हम लोग यही करेंगे, विपक्षी एकता कैसे बनेगी, और फिर उसमें रोल आ जाएगा खड़गे जी का, उन्हीं को करना है, जिम्मेदारी तो नहीं बनेगी। तो एक सवाल मेरा ये कि होगा कि नहीं होगा। दूसरा जी धीरज जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसमें कुछ भी नामुनासिब नहीं है। सारे सवाल पूछे जाने चाहिए और हम लोगों का काम ही ये है, सवाल पूछें, समीक्षा करें, उनकी रोशनी में राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करें। वो हम सब लोग चारों मिलकर कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। मेरा मानना है कि विपक्षी एकता के बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इवन विपक्षी एकता के बारे में जब तक राज्यों के चुनाव पूरे नहीं हो जाएंगे, अगले साल जो राज्यों के चुनाव, अभी 2 राज्यों के होने, अगले साल फिर राज्यों के चुनाव होंगे, जो ज्यादा बड़े चुनाव होंगे, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक विपक्षी एकता के किसी नजारे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन चुनावों के बाद में पता चलेगा कि राजनीतिक शक्तियों का गठजोड़ कैसे बनेगा, और कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा, या पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह विपक्षी एकता का इंडेक्स मोटे तौर पर 0 ही रहेगा। एक आध जगह भ्रम पैदा होगा कि एकता होगा ये, लेकिन एकता दरअसल पिछली बार नहीं हो पाई थी। इसलिए इसमें खड़गे साहब की भूमिका के बारे में अभी से सोचना बहुत मुश्किल है। खड़गे साहब अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और उनसे कांग्रेस का आला कमान कुछ करवाना चाहता है, तो उन्हें राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार करना चाहिए, बहुत मजबूती के साथ तैयार करना चाहिए। तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो अभी तक कांग्रेस का आला कमान 3 सदस्यीय था। खड़गे साहब के अध्यक्ष चुने जाने के बाद में अब 4 सदस्यीय आला कमान हो गया है। अब कोई भी बड़ी मीटिंग होगी, किसी भी चीज का बड़ा फैसला होगा, तो उसके अंदर 4 लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे। उसमें हो सकता है कि खड़गे साहब उस 3 लोगों की बात मान लें, लेकिन कभी कभी मैं ये नहीं मानता हूं खड़गे साहब का सुझाव कभी भी नहीं माना जाएगा, या कभी उसके सुझाव पे सकारात्मक रूप से विचार नहीं होगा, या उनके सुझाव कभी लोग, इन तीनों को ये नहीं लगेगा कि इनका सुझाव तो हम जो बातें कह रहे हैं इनसे भी ज्यादा भारी है। तो दूसरे, एक बड़ी पार्टी के संगठन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रोजमर्रा के काम होते हैं। उन कामों के करने का मादा राहुल गांधी के पास अध्यक्ष थे तब भी नहीं था, और किसी के पास नहीं था। शायद सोनिया गांधी अपने जब पहली बार अध्यक्ष बनी थी और जब उन्होंने कांग्रेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाया था, उस स्वास्थ्य उनका ठीक था, तब वो शायद ये काम करती नहीं होंगी। मेरा मानना ये है, मुझे नहीं पता है अंदर की जो कार्रवाइयां किस तरीके से चलती थी, लेकिन खड़गे साहब ये सारे काम करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के दफ्तर में बैठ के करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे भी, अपनी आयु और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। एक परिश्रमी और सक्रिय अध्यक्ष की जरूरत थी कांग्रेस को, तो परिश्रम तो खड़गे साहब कर सकते हैं, वो सक्रिय कितने हो पाएंगे, उनकी गतिशीलता कितनी होगी, इसकी तरफ हमें निगाह रखनी होगी। सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है खड़गे जी को लेकर? नहीं, देखिए अभी कहां से विश्वास कहां से आए। देखिए, एक और बात मैं कहूंगा, जो पार्टी सत्ता में है उसके विस्तार और मजबूती के तरीके अलग होते हैं और उसकी संभावनाएं अलग होती हैं। जो पार्टी विपक्ष में है और लगातार हार रही है, ऐसा भी बात नहीं है कि वो सत्ताधारी पार्टी से केवल 2 सीटें दूर हो, तो जो विपक्ष में है और लगातार हार रही है, उसका विस्तार, उसको टिकाए रखने के तरीके, वो सब अलग तरह का संकट है।
तो खड़गे साहब को ये दूसरा वाला जो मोर्चा है इसको संभालना है, और ये एक बहुत ही मुश्किल मोर्चा है भाई, ये बहुत ही मुश्किल मोर्चा है। इसमें पता नहीं क्या क्या होने वाला है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते अभी। जी यूसुफ भाई, स्ट्रेटजी 24 के लिए समय बहुत नहीं है। देखिए हम लोगों को लग रहा है कि बहुत समय, लेकिन लोकसभा के लिए 2 साल से भी कम का समय बहुत ज़्यादा नहीं है स्ट्रेटजी? बिल्कुल, देखिए 2024 का चुनाव अगर कांग्रेस को जीतना है तो उसके लिए कांग्रेस को 3 स्तर पर काम करना है। पहला तो यह है कि जो एक के बाद एक राज्य कांग्रेस से छूटे हैं, अपने शासन वाले राज्यों की संख्या बढ़ानी है, जिनमें से 2 राज्यों में तो फिलहाल कांग्रेस की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में कर्नाटक में कांग्रेस को जीतना होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी राजस्थान छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचानी है और मध्य प्रदेश बीजेपी से छीनना होगा। उसके अलावा कई और राज्य भी हैं। तो एक तो यह है कि राज्यों में कांग्रेस कैसे अपनी सत्ता में आए, इस पर बहुत फोकस करना होगा कांग्रेस को। दूसरी बात यह है कि देश में 145 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं 9 राज्यों की, जहां बीजेपी या तो पूरी सीटें लिए हुए है या ज्यादातर सीटें लिए हुए है। उन 9 राज्यों में बीजेपी से सीधा मुकाबला है कांग्रेस का, और इनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। 1 सीट जनता दल एस के पास है कर्नाटक में, और दिल्ली में अगर हम माने तो दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी की वजह से। बाकी सारे राज्यों में आप अगर गिने, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ये अपना हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो अगर इन 145 सीटों पर फोकस करके कांग्रेस 50 सीटें इन 9 राज्यों में जीत ले तो बीजेपी को 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पे हरा सकती है। अब रही बात तीसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जिन राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन पहले से है, यानी उसके आपने कहा विपक्षी एकता, मैं विपक्षी एकता पर अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। वो स्ट्रेटेजिकल तरीके से भी हराया जा सकता है। फोकस करने की जरूरत है कि जीत हम कहां सकते हैं। तो कांग्रेस की तीसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन है उस गठबंधन को वो कैसे मजबूत करे। मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश में तो अभी कांग्रेस कंफ्यूज है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए या बीएसपी के साथ जाए, और दोनों में से कोई साथ लेने को तैयार नहीं, तो उसे तो अब छोड़ दीजिए। ये ऐसे राज्य हैं, 5-6 राज्य हैं जहां पर 278 सीटें बनती हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और इस तरह में कर्नाटक मिला करके। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन एनसीपी के साथ है, एनसीपी यूपीए का हिस्सा है, शिवसेना यूपीए का हिस्सा रहेगी कि नहीं रहेगी इस पर एक संशय है। बिहार में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ है, और वहां जेडीएस के साथ आने के बाद क्या यूपीए का रुख होगा ये एक सवाल है। और बड़ा राज्य है बिहार, 40 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सामने सवाल है कि वो ममता बनर्जी के साथ जाए या लेफ्ट के साथ जाए, यह सवाल हल करना है। ये और इसी तरह कर्नाटक में जेडीएस के साथ कर रहे हैं ना सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि इस पे जो आपने बात रखी एक्चुअली बहुत ही कंसिडरेबल है। समय एकदम समाप्त हो रहा है, इसलिए विनोद जी एक बहुत ही छोटा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, अभी जो यूसुफ भाई ने इतने सारे राज्य गिनाए, सब में एक बड़ी गलती, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये गलती करती जा रही लगातार, उसको लगता है कि मेरा जो मेन अपोनेंट है वो मुझे बीजेपी से लड़ना है। दरअसल वो अपनी ज़मीन किसी आम आदमी पार्टी के लिए, किसी ममता बनर्जी के लिए, किसी अखिलेश यादव के लिए छोड़ देती है। आपको लगता है ये एक बड़ी गलती कांग्रेस लगातार कर रही है हर स्टेट में? देखिए, कांग्रेस के साथ एक समस्या ये है, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क, जब क्षेत्रीय पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो कांग्रेस अपनी जमीन खोती है और क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ती है। बीजेपी के साथ उल्टा है, बीजेपी गठबंधन करती है क्षेत्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टी की जमीन छीनती है। इसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। तो कांग्रेस को तो पहले ये रणनीति समझनी पड़ेगी कि उसको क्षेत्रीय पार्टी के साथ संतुलन बनाते हुए भी अपनी जमीन बचाए रखनी है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसको कांग्रेस कैसे इसका सामना करेगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे गिनाए अभय जी ने भी, प्रदीप जी ने और यूसुफ भाई ने बहुत विस्तार से, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा जो है, जो उसके सामाजिक आधार वर्ग उसके साथ छिटक चुके हैं, दूर जा चुके हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, तमाम सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, वो जो सामाजिक आधार कांग्रेस का हुआ करता था, जिस पर कांग्रेस जीतती थी, उसको वापस लाने की बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, और खड़गे जी के लिए बड़ी चुनौती है। खड़गे जी का दलित होना एक उनका एडिशनल वैल्यू है। जो प्रदीप जी ने कहा कि दलित, वो बात सही है, बिल्कुल सहमत हूँ कि खाली खड़गे जी के आने से दलित एकदम नहीं आ जाएगा, लेकिन वो एक एडिशनल है। जैसे आप किसी के साथ सामान लेने गए तो पैकेज में एक चीज और मिल गई,
तो दलित होना उनका एक तरह से पैकेज में है कि वो भी एक उनके एडिशनल एक चीज में। जी स्ट्रेंथ है सर, उनकी, लेकिन उनको उस स्ट्रेंथ को कैसे यूएसपी में बदल सकते हैं, इस पर उनका राजनीतिक चातुर्य पर निर्भर करेगा कि अपने को दलित होने को उस एडिशनल स्ट्रेंथ को कैसे यूएसपी में बदल दें। जी सर। तो आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा दलित नेता किसी पार्टी में नहीं है। हाँ, कई बार जो है प्रतीकों के जरिए चीजों को प्ले मैं कह रहा हूँ करने की कोशिश होती है। जी सर, और करते हैं तो उसका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश की है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ कांग्रेस के लिए नए परिवेश में आ सकती हैं। तो एक मुझे लगता है कांग्रेस सबसे पहले अपना दुश्मन नंबर 1 समझना होगा, क्योंकि वो बहुत जगह ग्राउंड विपक्ष के लिए लूज कर दे रहे हैं, आपस में लूज कर रहे हैं, जो कि शायद एक हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि अध्यक्ष पद का वो कार्यभार संभालेंगे और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी तो हम लोग ऐसी दोबारा चर्चा करेंगे, कोई नया कदम उठाएंगे, कोई नई स्ट्रेटजी आएगी तो, और डेफिनेटली गुजरात और हिमाचल चुनाव के समय तो संदर्भ में चर्चा आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। देखते रहिए CNBC आवाज़।